कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एहसास और रूहानी दोनों कार में थे और एहसास रूहानी के चेहरे पर झुका हुआ था। रूहानी की पीठ कार के दरवाजे से लगी हुई थी। एहसास की नज़रें रूहानी के होठों पर थी, जो बेहद गुलाबी और बेहद नाजुक थे, जो हल्का हल्का काम पी रहे थे। एहसास रूहानी की तरफ देखते हुए बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, लेकिन मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ रूहानी। उसकी बात सुनकर रूहानी की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। वो एहसास की तरफ देखती ही रह गई और एहसास अब अपने होठों को रूहानी के होठों के और भी ज़्यादा करीब ले आया, लेकिन वो उसके लबों को अपने लबों से छूता उससे पहले ही अचानक पीछे की तरफ से एक हॉर्न बजा। उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर एहसास एकदम से होश में आया। उसकी नज़रें अब रूहानी की आंखों पर गई, जिनमें से आंसू बह रहे थे। उसे रोते हुए देख एहसास को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो फिर भी रूहानी से दूर नहीं हो पा रहा था, जबकि पीछे से हॉर्न लगातार बजे जा रहे थे। अचानक ही एहसास अब रूहानी के गाल पर झुका और उसने बड़े ही प्यार से उसके गालों पर ठहरी हुई आंसुओं की उस बूंद को अपने होठों से छू लिया। रूहानी एकदम फ्रीज हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। लड़ना कहाँ ही आता था उसे। अगर लड़ना आता तो शायद वो आज इस हालत में होती ही नहीं। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया और अगले ही पल उसने एक गहरी सांस ली। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसने पता नहीं क्या कुछ कह दिया और क्या कुछ कर दिया। अब वो रूहानी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी ऑफिस की तरफ निकल गई, जबकि रूहानी अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे एहसास ने उसे छोड़ा था। वो ढंग से सीधी तक नहीं हो पाई। तकरीबन 15 मिनट में वो लोग ऑफिस के पार्किंग एरिया में पहुंचे। एहसास ने गाड़ी बंद की और फिर रूहानी की तरफ देखा। रूहानी अभी भी बिल्कुल वैसे ही बैठी थी। एहसास उसे देखते हुए बोला, नाराज हो मुझसे? रूहानी एकदम से होश में आई और उसकी वो आंसुओं से भीगी हुई पलकें बार बार झपकने लगी। एहसास उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना रूहानी। रूहानी उसकी तरफ देखकर रोते हुए बोली, मैं मैरिड हूँ सर, आपको ऐसे मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई और अगले ही पल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चली गई। एहसास बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोला, क्या कर रहा हूँ ये मैं? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? आई नो वो मैरिड नहीं है और ये गलत नहीं है, लेकिन मैं रूहानी से प्यार, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये प्यार प्यार नहीं हो सकता। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ सकता। ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। ये बोलते हुए वो सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा था। एक ठंडी सांस भर कर वो गाड़ी से बाहर निकला और लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन की तरफ आया, लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलकर उसकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। वो जानना चाहता था कि रूहानी अभी तक ऊपर फ्लोर पर पहुंची या फिर अभी सीढ़ियों पर ही अटकी हुई है। जैसे ही वो अपने केबिन में जाने लगा, उसकी नज़र रूहानी पर गई, जो सीढ़ियों की तरफ से आगे आ रही थी। उसने अपनी नज़रों को झुकाया हुआ था। शायद वो अभी रो ही रही थी। जब वो एहसास के पास से गुजरने लगी तो एहसास ने उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर अचानक ही वो खुद ही रुक गया और चुपचाप अपने केबिन में अंदर आ गया। लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन हुए जा रहा था। वो आकर अपने केबिन में बैठा और अगले ही पल उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और रूहानी को देखने लगा, जो अपनी चेयर पर बैठकर अपना सिर टेबल पर रख चुकी थी और रोए जा रही थी। उसे यूं रोते हुए देख एहसास को अब और भी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने तुरंत राहुल को एक मैसेज किया। कुछ ही देर में राहुल खुद रूहानी के केबिन के बाहर खड़ा हुआ। उसने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया। रूहानी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और सवालिया नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। राहुल उसे देखते हुए बोला, मैं अंदर आ जाऊं? रूहानी ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया। राहुल के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें वो रूहानी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था।
एहसास जानता था कि रूहानी का फास्ट है, इसलिए उसने फास्ट से रिलेटेड चीज़ ही रूहानी के लिए बनवाई थी। जैसे ही राहुल ने वो ट्रे टेबल पर रखी, रूहानी तुरंत बोली, आप ये सब यहाँ क्यों लेकर आए हैं सर? मेरा फास्ट है, आज मैं कुछ नहीं खा सकती। राहुल झट से बोला, लेकिन ये सारी चीज़ें फास्ट में खाई जा सकती हैं। रूहानी ने अपना सिरनामी हिलाया और बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं व्रत में पानी भी नहीं पीती, खाना तो दूर की बात। उसकी बात सुनकर एहसास बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे रूहानी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि प्यार आ रहा था, जो इंसान उसके साथ है भी नहीं, शायद दुनिया में भी नहीं होगा। उसके लिए भी रूहानी के दिल में कितना प्यार था। वो रूहानी से प्यार करना नहीं चाहता था, लेकिन रूहानी की इन बातों से उसे खुद ब खुद रूहानी से अटैचमेंट होती जा रही थी। वो रूहानी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत राहुल को मैसेज किया। और जैसे ही राहुल को अपने फ़ोन पर वो मैसेज रिसीव हुआ कि वो चुपचाप ये सारा खाना वापस लेकर वहाँ से चला जाए, वो तुरंत वहाँ से चला गया। रूहानी वापस अपनी सीट पर बैठ गई। एक तो वो वैसे भी बहुत कमज़ोर थी, ऊपर से सुबह से उसने पानी भी नहीं पिया था। उसका सिर दर्द होने लगा था। उसने सामने लैपटॉप पर एहसास का शेड्यूल देखा तो उस पर आधे घंटे बाद उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में रूहानी को भी एहसास के साथ जाना था। जैसे तैसे आधा घंटा बीता और रूहानी और अपने हाथ में एक फ़ाइल लिए एहसास के केबिन में आई। एहसास जो खुद मीटिंग के लिए जाने वाला था, जब उसने रूहानी को देखा तो तुरंत बोला, तुम यहाँ? रूहानी मासूमियत से बोली, हमें मीटिंग में जाना है ना सर। एहसास झट से बोला, नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ, जाकर अपने केबिन में रेस्ट करो। रूहानी बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, मैं यहाँ पर रेस्ट करने नहीं आती हूँ सर, ये ऑफिस है और मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ। मेरा काम है आपकी मीटिंग्स को मैनेज करना। मैं जानती हूँ मेरा इस मीटिंग में जाना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस मीटिंग को अटेंड करूँगी। एहसास गुस्से से बोला, तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है ना? रूहानी की आंखों में नमी आ गई। एहसास उसके बिल्कुल करीब आया और अगले ही पल उसने रूहानी को उसकी कमर से पकड़ लिया। रूहानी एकदम से कांप उठी। एहसास अपनी जिन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहता था, वही चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। वो रूहानी के चेहरे पर झुका और बोला, जब सिर दर्द हो रहा है तो क्यों मीटिंग में जाना चाहती हो? रेस्ट नहीं कर सकती हो? खाना भिजवाया था मैंने तुम्हारे लिए, तुमने वो भी नहीं खाया। बिना खाए पिए काम होता है क्या? रूहानी तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बोली, मैं कर लूँगी। एहसास दांत पीसते हुए बोला, अगर कोई इंसान दुनिया से चला जाए तो उसके साथ खुद को बर्बाद नहीं किया जाता रूहानी। प्यार होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद को ही तबाह कर दो। ये बोलकर एहसास केबिन से बाहर निकल गया और रूहानी उसकी बातों के बारे में सोचने लगी कि उसने ये बात क्यों कही। उसका प्यार तो उसके पास था, वो कहीं गया नहीं, तो ये सारी बातें उसके लिए तो नहीं थी। ये बोलकर वो खुद को ही तसल्ली दिए जा रही थी। वहीं एहसास अब तक यही समझ रहा था कि निष्कर्ष शायद इस दुनिया में नहीं। अगर वो होता तो कभी तो किसी ने उसको देखा होता। कोई इंसान कभी किसी ने देखा नहीं, मतलब वो इंसान है ही नहीं। वो गुस्से में लाल होता हुआ मीटिंग रूम में आया और उसके आने के कुछ पल बाद ही रूहानी भी मीटिंग में आई। एहसास उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, उसे रूहानी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन रूहानी आकर अपना काम करने लगी। उसने सामने प्रोजेक्टर ऑन किया। एहसास कोशिश तो पूरी कर रहा था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसकी नज़रें रूहानी पर आ ही गई। पर रूहानी फ़िलहाल सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही थी। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग रूहानी की तरफ ही देख रहे थे। रूहानी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उस पर से अपनी नज़रें ना हटा पाए। हालांकि कुछ लोग तो उसे नॉर्मली देख रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर फोकस थे। लेकिन एक शख्स था जिसकी नज़रें रूहानी पर कुछ अजीब तरीके से चल रही थी। एहसास की नज़र अचानक ही उस शख्स की तरफ गई जिसका नाम मिस्टर जैन त्रिपाठी था। वो रूहानी के गले की तरफ देख रहा था, जहाँ से उसका दुपट्टा बार बार सरक रहा था। जैन की नज़रें रूहानी पर देखकर अचानक ही एहसास जोरों से चिल्ला उठा, मीटिंग ओवर। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें उसकी तरफ घूम गई।
रूहानी कुछ शॉक्ड दिखी। अभी तक तो मीटिंग पूरी खत्म भी नहीं हुई तो एहसास ने मीटिंग ओवर क्यों कर दी। वहीं एहसास अपनी जगह से उठा और अगले ही पल वो सीधा रूहानी की तरफ आ गया। रूहानी कांपती हुई आवाज़ में बोली, सॉरी सर, अगर मुझसे कोई गलती। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही एहसास ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे मीटिंग रूम से बाहर ले गया। लेकिन बाहर आने पर भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा बल्कि सीधा उसे अपने केबिन में ले गया। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसे तो बस यही डर लग रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं उस गलती की वजह से उसे जॉब से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। वहीं मीटिंग हॉल में बैठे सब लोग हैरान थे क्योंकि आज तक बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन एहसास ने अपनी किसी भी मीटिंग को इस तरह से कैंसिल नहीं किया था। उसका रूहानी को यूं अपने साथ ले जाना कईयों को अजीब लगा लेकिन जयंत त्रिपाठी के चेहरे की डेविल स्माइल बता रही थी कि उसे ये अजीब तो नहीं लगा लेकिन उसे इन चीज़ में इंटरेस्ट बहुत है। वहीं अपने केबिन में आकर एहसास ने एक झटके से रूहानी का हाथ छोड़ा तो रूहानी जल्दी से बोली, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा सर, लेकिन प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। एहसास तुरंत बोला, दुपट्टा ठीक करो अपना। उसकी बात सुनकर रूहानी और भी ज़्यादा हैरान हुई। एहसास अब खुद से उसके करीब आया और अगले ही पल उसने रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। रूहानी का दिल धक सा रह गया। वो बस एहसास की तरफ देख रही थी और एहसास उसके दुपट्टे को ठीक कर रहा था जहाँ पर पिन तो लगी हुई थी लेकिन वो दुपट्टे से हट चुकी थी जिसकी वजह से उसका दुपट्टा बार बार उसकी क्लीवेज से सरक रहा था। रूहानी की आंखों से गिरते हुए आंसू एहसास के हाथों पर गिर रहे थे। एहसास रूहानी के चेहरे की तरफ नहीं देख पा रहा था लेकिन रूहानी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। एहसास बिना उसकी तरफ देखे बोला, आइंदा इतने डीप गले वाली ड्रेस नहीं पहनोगी तुम, समझ आ गया या समझाऊं। ये बोलते हुए उसने एक नज़र रूहानी की तरफ देखा। रूहानी ने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिर्फ एहसास ही जानता था कि इस वक्त वो क्या फील कर रहा है। एक दिन में ही वो रूहानी के लिए इस तरह की फीलिंग महसूस करने लगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। रूहानी रुआंसी सी आवाज़ में बोली, अब मैं अपने केबिन में जाऊं? एहसास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया। रूहानी भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी लेकिन अचानक ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसे चक्कर आने लगे। एहसास की नज़रें उस पर ही थी। जब उसने रूहानी को गिरते हुए देखा तो वो तुरंत अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने रूहानी को संभाल लिया जो बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल रही थी। उसने जल्दी से उसे पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और सोफे पर लिटाकर तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। वैसे भी वो एक बार डॉक्टर से रूहानी का चेकअप करवाना चाहता था। हाँ, इंटरनल चेकअप ऐसे नहीं हो सकते थे लेकिन वो निष्कर्ष की मिस्ट्री सॉल्व कर रूहानी का ट्रीटमेंट करवाने का भी सोच रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर एहसास के केबिन में पहुंचे। राहुल उनके साथ ही था लेकिन जब एहसास ने उसे तिरछी सी नज़रों से देखा तो वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया। डॉक्टर रूहानी का चेकअप करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बाद डॉक्टर एहसास की तरफ देखते हुए बोले, हमें इनका प्रॉपर चेकअप करना होगा मिस्टर अरोड़ा। अभी तक जो मुझे समझ में आया है वो यही है कि ये डिप्रेशन में है। खाना तो आप मत ही पूछिए, मुश्किल से ये 2 दिन में एक बार खाती होंगी और वो भी 2-4 निवालों से ज़्यादा नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना खाए पिए ये जिंदा कैसे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा एहसास गुस्से से बोला, जरा संभल कर वरना पछताना होगा तुम्हें कि तुम डॉक्टर क्यों बने, और अगर डॉक्टर बन भी गए तो एहसास अरोड़ा के बुलाने पर उसके ऑफिस क्यों आए। डॉक्टर का गला सूखने लगा। वो एहसास का फैमिली डॉक्टर नहीं था इसलिए एहसास के गुस्से के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। वो अब हल्का सा अपना सर झुकाकर बोला, कुछ इंटरनल चेकअप होंगे जिसके बाद ही इनकी सिचुएशन के बारे में मैं कुछ अच्छे से बता पाऊँगा। फिलहाल डिप्रेशन और वीकनेस तो क्लियर पता चल रहा है लेकिन एक बात है जो थोड़ी अजीब है मिस्टर अरोड़ा, डिप्रेशन से पेशेंट को नींद नहीं आती है लेकिन इन्हें देखकर पता चल रहा है कि नींद तो ये सफिशिएंट ले रही हैं। उनकी बात सुनते हुए अब एहसास रूहानी की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि नींद रूहानी अच्छे से क्यों ले रही है, क्योंकि सोते टाइम तो उसे ये लगता था कि उसका निष्कर्ष उसके साथ है तो उसे नींद अच्छे से ही आती होगी।
और खाने पीने में गड़बड़ी इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका निष्कर्ष उसे खिला रहा है। जिस तरह से मांग में भरा हुआ सिंदूर ख्यालों में तो मांग में सजा दिया गया, लेकिन रियलिटी में वहां पर सिंदूर की हल्की सी लाली भी नहीं थी। वैसे ही खाना ख्वाबों और ख्यालों में तो खाया जा रहा था, लेकिन वो पेट में नहीं पहुंचा। डॉक्टर एहसास की तरफ देखते हुए बोले, आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा और वो आपको उन सारे टेस्ट के बारे में भी बता देंगे जो इनके होने चाहिए। मैंने इंजेक्शन दिया है, तकरीबन आधे घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। एहसास ने अपना हाथ दरवाजे की तरफ किया, इशारा साफ था कि अब वो जा सकता है। डॉक्टर तुरंत वहां से चले गए और एहसास अब रूहानी की तरफ आया। वो रूहानी के बिल्कुल करीब होकर बैठा और अगले ही पल उसने रूहानी के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। जहाँ आजकल की जनरेशन में प्यार जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पर तुम हो रूहानी जिसने अपने प्यार को ही अपना सब कुछ बना लिया। मैं खुद प्यार पर यकीन नहीं करता, एक पल नहीं लगेगा मुझे तुम्हारा ये व्रत तुड़वाने में, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे यकीन को तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। आई होप जल्दी से तुम्हारा ये व्रत ओवर हो जाए और तुम कुछ खा लो। तुम तो नहीं खाओगी, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। ये बोलते हुए अब उसने अपना हाथ रूहानी के गाल पर रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद रूहानी को होश आया। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। पहले से उसे काफ़ी बेहतर फील हो रहा था। इंजेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हुए थे, इसलिए उसका सिर दर्द भी ठीक हो चुका था और वीकनेस भी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन उसका खाना पीना तो अभी भी ज़रूरी था। रूहानी ने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो सामने ही उसे अपनी चेयर पर बैठा एहसास नज़र आया, जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और इस वक्त पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। रूहानी को लग रहा था कि शायद वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ कर रहा था, लेकिन एहसास इस वक्त बिजनेस में नहीं बल्कि रूहानी में खोया हुआ था। वो रूहानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रहा था। वहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स थे, लेकिन कोई भी प्रोफाइल उसे रूहानी से कनेक्टेड नहीं मिला। रूहानी की आवाज़ अचानक ही एहसास के कानों में गूंजी, सर। वो आवाज़ सुनकर एहसास ने तुरंत लैपटॉप साइड किया और रूहानी की तरफ देखने लगा। वो जल्दी से रूहानी के पास आया और बोला, अब तुम ठीक हो? रूहानी ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अपनी जगह से उठी और बोली, क्या मैं बेहोश हो गई थी? एहसास ने अपना सिर हाँ में हिलाया। रूहानी को बुरा लग रहा था। वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी सर, जब से मैंने जॉब ज्वाइन की मैं कुछ भी काम तो कर ही नहीं रही, बस आपको परेशान कर रही हूँ, है ना? एहसास झट से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तुम ये बातें बंद करो क्योंकि ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, मुझे भी अपने घर थोड़ा जल्दी जाना है। रूहानी ने अपना सर हाँ में हिलाया और एहसास के साथ बाहर की तरफ आ गई। एहसास ने पहले उसे द ड्रीम होम्स छोड़ा और फिर तुरंत अपनी गाड़ी मंदिर की तरफ बढ़ा दी। वो चाहता तो ऑफिस में रूहानी को छोड़कर भी मंदिर आ सकता था, लेकिन रूहानी को अकेला छोड़ना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो मंदिर आया और उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे सामने ही पंडित जी नजर आए जो मंदिर के प्रांगण में थे। वो जल्दी से उनके पास आया और बोला, पंडित जी। पंडित जी ने नज़रें उसकी तरफ घुमाई और बोले, एहसास बेटा। एहसास तुरंत उनके पास आया और बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पंडित जी उसकी बात सुनकर याद करने लगे कि वो सुबह भी उनसे कुछ पूछ रहा था, शायद रूहानी के बारे में। अभी वो एहसास को देख ही रहे थे कि अचानक से ऊपर बादल गरजने लगे। पंडित जी एहसास की तरफ देखते हुए बोले, रूहानी ठीक तो है ना एहसास बेटा? एहसास उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये तो आप भी जानते हैं पंडित जी कि वो ठीक है या नहीं। पंडित जी ने अपना चेहरा थोड़ा सा हिलाया। एहसास उनकी तरफ देखते हुए बोला, किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है ना पंडित जी? ये सवाल करते वक्त एहसास बहुत बेचैन सा था। पंडित जी हल्का सा मुस्कुराए और उनकी आंखों में नमी तैर गई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, किस्मत? किस्मत ने कहाँ कुछ किया है एहसास बेटा? वो किस्मत से नहीं, वो तो अपने प्यार से ठगी गई है। होते हैं कुछ घमंडी लोग जो खुद को ही दूसरों की किस्मत का नाम दे देते हैं।
बस ये उसी किस्मत का खेल है कि मासूम सी रूहानी पूरी होकर भी अधूरी सी जिंदगी जी रही है। पंडित जी की बात सुनकर एहसास हैरान रह गया। वो जल्दी से बोला, क्या आप निष्कर्ष की बात कर रहे हैं? क्या उसने रूहानी के साथ कुछ किया है? क्या वो जिंदा है? पंडित जी, जो अभी भी आसमान की तरफ देख रहे थे, थोड़े गुस्से से बोले, इसी बात का तो अफसोस है एहसास बेटा कि ऐसे घटिया लोग दुनिया में होते ही क्यों हैं। क्यों होते हैं वे जिंदा, जबकि ऐसे लोगों को तो जन्म ही नहीं मिलना चाहिए। तुम पूछ रहे हो कि उसने रूहानी के साथ कुछ किया है। पूछना तो तुम्हें ये चाहिए कि उसने रूहानी के साथ क्या नहीं किया। पंडित जी की बातें सुनकर एहसास अब हैरान रह गया था। उसे तो इस बात पर ही सदमा लगा था कि निष्कर्ष जिंदा है। अगर वो इंसान जिंदा है तो रूहानी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि एहसास ने रूहानी के फ्लैट में उन दोनों की पिक्चर्स देखी थी। उन दोनों की पिक्चर्स देखते हुए साफ पता चल रहा था कि वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसे में ये तो हो ही नहीं सकता कि रूहानी का प्यार एक तरफा हो। जब प्यार दो तरफा था तो अब रूहानी अकेली क्यों, और निष्कर्ष ऐसी हालत में उसे छोड़कर जा भी कैसे सकता है? एहसास पंडित जी की तरफ देखते हुए थोड़ा बेचैन होकर बोला, मुझे रूहानी के बारे में सब जानना है पंडित जी, और सिर्फ रूहानी के बारे में ही नहीं, निष्कर्ष के बारे में भी। पंडित जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इतना बताओ कि क्या रूहानी के लिए तुम्हारे दिल में प्यार है? उसके सवाल पर एहसास का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो पंडित जी को क्या जवाब दे। पंडित जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, माफ़ करना तुमसे ऐसा सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो सब कुछ जानकर उसकी मदद करोगे, उसे उसके अतीत से बाहर निकालोगे जो उसके वर्तमान को खा रहा है, जो धीरे धीरे उसे ही निगल रहा है। लेकिन अगर तुम ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हो तो तुम भी कहाँ तक कोशिश करोगे, एक दिन हार कर बैठ जाओगे, और ऐसे में तो रूहानी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब कम से कम वो अपनी दुनिया में खुश तो है, बेशक वो दुनिया झूठी है, लेकिन उसके हिस्से खुशियाँ तो है। एहसास ने अचानक ही पूछा, अगर आप रूहानी के बारे में सब कुछ जानते हैं और रूहानी के साथ गलत हुआ है तो आपने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आई मीन पुलिस, या फिर कोई एनजीओ वाला, या फिर कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट जो उसका ट्रीटमेंट कर सके। पंडित जी ने उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि रूहानी को किसी दिमागी इलाज की ज़रूरत है? जिन लोगों के दिलों को ठगा जाता है ना, उन्हें दिमागी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। उनको सिर्फ प्यार चाहिए होता है एहसास बेटा। अगर प्यार मिल गया तो हर एक बीमारी ठीक हो जाएगी, हर एक तकलीफ सुकून में बदल जाएगी। लेकिन अगर उसे दिमागी इलाज के नाम पर डॉक्टर के साथ बांध दिया जाए तो डॉक्टर तो बस उसे दवाइयाँ देंगे जो उसके बदन पर असर डालेंगी, लेकिन चोट तो दिल पर लगी है ना, वो दवाइयाँ दिल पर क्या ही असर डालेंगी। उनकी बात सुनते हुए एहसास को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। सच में रूहानी को दिमागी इलाज की नहीं बल्कि प्यार की ज़रूरत थी। एहसास को देखते हुए पंडित जी ने एक बार फिर से पूछा, जाओ बेटा, घर जाओ और जाकर आराम से सो जाओ। रूहानी बेटा खुद को संभाल लेगी, बहुत हिम्मत वाली है वो। हाँ, अभी फ़िलहाल प्यार के जाल में कैद है, लेकिन जिस दिन वो उस जाल से बाहर निकलेगी उस दिन पक्का खुद को संभाल लेगी। ये बोलकर पंडित जी वहाँ से जाने लगे। एहसास ने झट से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे रूहानी के बारे में जानना है, और आप भी रूहानी के बारे में मुझे बताएं। बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पंडित जी। पंडित जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोले, और फिर बताने से क्या होगा? मैंने कहा ना, रूहानी को प्यार की ज़रूरत है, उसका इलाज वही कर सकता है जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करे। अगर उसे दवाइयाँ देना चाहते हो तो वो पैसे किसी और के इलाज पर खर्च कर दो। रूहानी को ज़रूरत नहीं है किसी दिमागी इलाज की। ये बोलकर पंडित जी एक बार फिर से वहाँ से जाने लगे। एहसास एकदम से बोला, मैं प्यार करता हूँ रूहानी से और उसे अपने प्यार से ही ठीक करूँगा। बस आप ये बता दीजिए कि मेरी रूहानी को हुआ क्या है। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। अचानक ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और एहसास बारिश में भीगने लगा। पंडित जी भी बारिश में भीग रहे थे। कुछ पल पंडित जी यूं ही एहसास को देखते रहे और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया।
कुछ देर बाद एहसास एक रूम में खड़ा था और पंडित जी उसके सामने बालकनी के दरवाजे के पास खड़े थे, जहाँ पर तेज बारिश की वजह से हल्की हल्की बूंदें हवा के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। पंडित जी बाहर की तरफ देखते हुए बोले, तकरीबन 8 महीने पहले एक लड़की मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर आई। उसने येलो कलर का खूबसूरत फ्रॉक सूट पहना हुआ था। मंदिर में प्रवेश करते ही वो सीधा भगवान जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मंदिर में लगी हुई घंटी जोर से बजाई और फिर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सामने ही पंडित जी अपनी जगह पर बैठे थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही उन्होंने सामने देखा। उस लड़की को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़की हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से कुछ मांग रही थी। उसके चेहरे की खूबसूरती और नूर बता रहा था कि वो लड़की कितनी दिलकश और कितनी खुश थी। मन्नत मांगने के बाद वो सीधा पंडित जी के पास गई और उनके पैर छूते हुए बोली, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, हमेशा खुश रहो रूहानी बच्चा। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी की बात है पंडित जी, आप तो जानते हैं मेरे पास फैमिली के नाम पर कुछ भी नहीं है। बचपन से अकेली रही हूँ, खुद को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन अब मुझे अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई है जो मेरी ज़िंदगी में आया है मुझे संभालने के लिए। मेरे पास और कोई तो नहीं है जिससे मैं उसे मिलाने ले जाऊं, इसलिए मैं उसे यहीं पर ले आई। आप उससे मिलेंगे ना पंडित जी? एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कर लेती हूँ, या फिर ये मेरे महादेव? आप दोनों उससे मिलेंगे ना? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो देखूं मेरी रूहानी की ज़िंदगी में कौन आया है। ये कहते हुए उन्होंने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। रूहानी ने झट से पीछे की तरफ देखा। उसे बेसब्री से किसी का इंतज़ार था। तभी एक शख्स जो तकरीबन 24-25 साल का था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आया। समय सुबह के 11 बजे का था, तो मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं थे। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि निष्कर्ष वर्मा था। वो आगे बढ़कर रूहानी के पास आकर खड़ा हो गया। रूहानी ने हल्का सा उसे घूर कर देखा तो निष्कर्ष तुरंत नीचे झुककर पंडित जी के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, प्रणाम बच्चा, हमेशा खुश रहो। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, ये निष्कर्ष है पंडित जी। ये कहते हुए उसके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। वो इसके आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद उसे शर्म आ रही थी या फिर उसे पता ही नहीं था कि ऐसी बातों को कैसे कहते हैं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है और महादेव का भी। निष्कर्ष मुस्कुराते हुए बोला, रूहानी बता रही थी कि आप इकलौते हैं जिनसे वो अपने दिल की हर बात करती है, इसलिए मैं आपके पास ही चला आया। मैं रूहानी से शादी करना चाहता हूँ पंडित जी, आप इजाज़त देंगे ना? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, बस मेरी रूहानी को हमेशा खुश रखना। बहुत मासूम है मेरी बच्ची, तुम इसकी ज़िंदगी में अब आए हो, लेकिन मैं इसे बचपन से देख रहा हूँ। बहुत मुश्किलें देखी है इसने अपनी ज़िंदगी में। अब बस तुम इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देना। निष्कर्ष मुस्कुराते हुए रूहानी को देख रहा था। एक बार फिर से पंडित जी का आशीर्वाद लेकर दोनों वहां से निकल गए। वर्तमान में एहसास पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे, निष्कर्ष रूहानी से इतना प्यार करता था, तो अब वो कहाँ है पंडित जी? मेरा मतलब है ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे ना, तो फिर अब रूहानी अकेली क्यों है? उसका सवाल सुनकर पंडित जी उसकी तरफ मुड़े और हल्की सी व्यंग मुस्कुराहट के साथ बोले, इस दुनिया में जो दिखता है वो सच कहाँ होता है एहसास बेटा। ये सब तो एक छलावा था, एक छलावा जो रूहानी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसके साथ खेला जा रहा था। एहसास सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। पंडित जी ने एक बार फिर से बाहर की तरफ देखा और बोले, सारा दिन मेरी ड्यूटी मंदिर में ही होती थी, लेकिन कभी कभी हमें मंदिर से बाहर भी जाना पड़ता है। कोई अपने घर पर पूजा करवा ले या हवन करवा ले तो हम बाहर ही जाते हैं, इसलिए बाहर की दुनिया भी बहुत देखी है हमने। एक दिन यूं ही बाहर की दुनिया देखते देखते मैंने निष्कर्ष को भी देखा। तकरीबन 7 महीने पहले
पंडित जी अपने किसी काम से बाजार गए थे। अचानक ही उनकी नज़र सड़क की तरफ गई, जहाँ पर एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से एक लड़की बाहर निकली, जिसके साथ निष्कर्ष भी था। उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने के बाद वो गाड़ी आगे बढ़ गई। शायद ड्राइवर गाड़ी आगे ले गया था, लेकिन निष्कर्ष और वो लड़की एक दूसरे का हाथ थामे सामने ही बने हुए होटल की तरफ बढ़ गए। पंडित जी का तो अभी होटल की तरफ ध्यान ही नहीं गया था। वो खुद से बोले, काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने को आ गया, रूहानी मंदिर नहीं आई। निष्कर्ष से पूछता हूँ उसके बारे में और उसे कहूँगा कि वो रूहानी को एक बार मंदिर आने के लिए कहे। ये सोचते हुए पंडित जी आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जब उनका ध्यान होटल पर और निष्कर्ष वो उस लड़की पर गया तो वो चौंक गए। वो होटल एक नॉर्मल होटल नहीं था, बल्कि एक बार था जिसमें रूम एरिया भी था। पंडित जी को वहां जाना अजीब लग रहा था, लेकिन निष्कर्ष को देखकर वो हैरान भी थे और जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। इसलिए वो निष्कर्ष के पीछे पीछे वहां पहुंच गए। एक पंडित के लिए ऐसी जगह पर जाना बहुत अजीब था, पर पंडित जी नहीं रुके, क्योंकि सवाल रूहानी का था। पंडित जी जब बार के अंदर आए तो वहाँ का माहौल देखकर दंग रह गए। लड़के और लड़कियां नशे में टल्ली एक दूसरे के ऊपर ही गिरने को हो रहे थे। हर तरफ धुआं धुआं फैला था। सामने ही निष्कर्ष उस लड़की के साथ था। उन दोनों के बीच में एक हुक्का रखा हुआ था। वो लड़की टेबल पर बैठी हुई थी और निष्कर्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसने हुक्के को अपने होठों से लगाया और फिर एक गहरा कस भर कर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा। उसके बाद उस लड़की ने भी वो हुक्का अपने मुंह में लिया और फिर धुआं निष्कर्ष की तरफ छोड़ा। निष्कर्ष के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई। वो लड़की के चेहरे पर झुका और उसे किस करने लगा। ये देखकर पंडित जी की आंखें बड़ी हो गई। अब इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ आ गए। उन्होंने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। उनकी धड़कन इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। रूहानी के बारे में सोच सोच कर ही उन्हें डर लग रहा था कि कहीं रूहानी इसलिए तो मंदिर नहीं आ रही क्योंकि निष्कर्ष की ऐसी हरकतों की वजह से उसका दिल टूट गया हो, निष्कर्ष ने उसे धोखा दिया हो और इसलिए वो बिखर गई हो। उन्हें टेंशन हो रही थी ये सोच सोच कर कि रूहानी ठीक भी होगी या नहीं। उन्होंने तुरंत ऑटो लिया और उस पते की तरफ निकल गए जहां रूहानी रहती थी। हालांकि वो कभी रूहानी से मिलने नहीं गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि रूहानी कहाँ रहती थी। पंडित जी रूहानी के बारे में पूछते हुए उसके फ्लैट के बाहर आकर खड़े हुए। उन्होंने जैसे ही डोरबेल बजाई, अंदर से रूहानी ने दरवाज़ा खोला। अपने सामने पंडित जी को देखकर वो हैरान रह गई। पंडित जी उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेते हुए बोले, तुम ठीक तो हो रूहानी बेटा? रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ पंडित जी, मुझे क्या होगा, लेकिन आप यहाँ, खैर आइए, अंदर आइए। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हटी और उसने पंडित जी को अंदर आने के लिए कहा। पंडित जी भी चुपचाप अंदर आ गए। रूहानी ने उन्हें सामने सोफे पर बिठाया और तुरंत किचन में पानी लेने चली गई। रूहानी पानी लेकर पंडित जी के सामने आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा पंडित जी, आप यहाँ आए। आपके यहाँ कोई काम था क्या? पंडित जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, नहीं, तुम काफ़ी दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं बस यूं ही तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गया। रूहानी मुस्कुराई और बोली, माफ़ कर दीजिए पंडित जी, लेकिन बस थोड़ा बिजी थी। वैसे आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं। अभी कुछ वक्त में निष्कर्ष आने वाले हैं। मैं आप दोनों के लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। उसके मुँह से निष्कर्ष का नाम सुनकर और वो भी इस तरह से मुस्कुराते हुए पंडित जी थोड़ा चौंक गए। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाकर पूछा, तुम्हारे और निष्कर्ष के बीच सब कुछ ठीक है क्या रूहानी बेटा? रूहानी मुस्कुराई और बोली, जी पंडित जी, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे और बहुत जल्दी हम दोनों शादी भी कर लेंगे। पंडित जी उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रूहानी को क्या कहें, लेकिन वो रूहानी से कुछ छुपा नहीं सकते थे, इसलिए उसकी तरफ देखते हुए बोले, माफ़ करना रूहानी बेटा, लेकिन निष्कर्ष तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ दो। पंडित जी की बात सुनकर रूहानी दंग रह गई। वो तुरंत बोली, आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? प्लीज़ आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप निष्कर्ष को लेकर कुछ मत कहिए।
पंडित जी अपनी जगह से उठे और बोले, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ रूहानी, मैं अभी अभी निष्कर्ष को किसी लड़की के साथ देख कर आ रहा हूँ, और वो भी बहुत घटिया जगह पर। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, ऐसी घटिया जगह पर तो हमारे लिए पैर रखना भी मौत के समान है। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ। निष्कर्ष कैसा है और कैसा नहीं, ये तुम अपनी आंखों से देख लेना बेटा। अगर ये बात और कोई कहता तो रूहानी शायद उसे सीधा जवाब दे देती, लेकिन सामने पंडित जी थे जो उसके लिए उसके बाबा से कम नहीं थे। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं अपने निष्कर्ष से बहुत प्यार करती हूँ पंडित जी, और उस पर कभी शक नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपका शक दूर करने के लिए आपके साथ ज़रूर चलूँगी। आप बताइए हमें कहाँ चलना है। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने गहरी सांस ली। वो बस यही चाहते थे कि रूहानी अपनी आंखों से निष्कर्ष को देख ले और फिर निष्कर्ष का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो रूहानी के साथ फ्लैट से बाहर आए और फिर दोनों ऑटो में बैठकर उस क्लब के लिए निकल गए जहाँ पर पंडित जी ने निष्कर्ष को देखा था। कुछ वक्त बाद द जॉय लाइफ क्लब, जहाँ दिन हो या रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, म्यूज़िक और ड्रिंक हमेशा ऑन रहती थी। उस जगह पर आना ना सिर्फ पंडित जी को बल्कि रूहानी को भी बहुत अजीब लग रहा था। पंडित जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, जरा तुम अपना चेहरा बांध लो रूहानी, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसी जगह पर देखे। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया है पंडित जी, तो मुझे अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं। आप चलिए, हम अंदर चलते हैं। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। उसका दिल कहता था कि उसका निष्कर्ष कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। रूहानी मेरे साथ क्लब में तो चली गई, लेकिन रूहानी ने जैसे ही क्लब में एंटर किया, एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो किस दुनिया में आ गई। वो दुनिया उसकी दुनिया से बहुत अलग थी। ये क्लब, नशा और सिगरेट, इन सब चीज़ों से रूहानी का कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अगले ही पल जैसे उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई। उसकी नज़रों के सामने ही निष्कर्ष था जो अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए एंजॉय कर रहा था। वो धीरे धीरे डांस कर रहा था और उसके आसपास बहुत सारे लड़के लड़कियां भी थे, लेकिन एक लड़की थी जो उसके बेहद करीब थी। शायद उसी के साथ निष्कर्ष वहां पर आया हुआ था। रूहानी कुछ पल तो यूं ही निष्कर्ष को देखती रही। पंडित जी जब उसकी बगल में आकर खड़े हुए तो उन्होंने रूहानी की नज़रों का पीछा किया और बोले, मैं यही तुम्हें दिखाना चाहता था रूहानी, कम से कम अब तो मुझ पर यकीन करो, निष्कर्ष तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो इस तरह से यहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ नहीं होता, और ये सब आदतें बिल्कुल भी ठीक नहीं। रूहानी पंडित जी की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि तभी अचानक से निष्कर्ष की नज़र उस पर गई। एक पल के लिए तो जैसे निष्कर्ष भी अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। रूहानी आगे की तरफ आई और आकर निष्कर्ष के सामने खड़ी हो गई। निष्कर्ष उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर? रूहानी ने तुरंत पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं निष्कर्ष? आप तो ये सब चीज़ नहीं करते ना, ये शराब, ये सिगरेट, आपको ही तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना ये भव्या की सिस्टर दिव्या, ये यहाँ पर आपके साथ क्या कर रही है? उसके सवाल सुनकर निष्कर्ष बस उसकी तरफ देख रहा था। निष्कर्ष के एक्सप्रेशंस देखकर दिव्या मुस्कुराई और बोली, तुम चुप क्यों हो निष्कर्ष? तुम इसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे देते? वेल, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अब अगर ये यहाँ पर आ ही गई है तो इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। रूहानी दिव्या की बातें सुन तो रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी नज़रें अभी भी निष्कर्ष पर टिकी थी। निष्कर्ष ने भी गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम ये जानना चाहती हो कि दिव्या यहाँ पर क्या कर रही है? एक्चुअली हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ आवर 1 ईयर रिलेशनशिप। ये बोलते हुए उसने दिव्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बड़े ही प्यार से चूम लिया, तो जैसे किसी ने रूहानी से उसकी रूह छीन ली। उसकी आंखों में नमी तैर गई। निष्कर्ष उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे प्लान तो हमने बहुत कुछ किया था कि तुम्हारा तमाशा पूरे ऑफिस के सामने बनाएंगे। जिस तरह से तुम लोगों का तमाशा बनाती हो वैसे ही तुम्हें भी वही मज़ा चखाएंगे, लेकिन ये भी अच्छा है। रूहानी अभी भी चुपचाप निष्कर्ष को देख रही थी। दिव्या रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी बुत बनकर क्या खड़ी हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं समझा देती हूँ तुम्हें। भव्या और आयुष दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत प्यार।
लेकिन तुमसे उनका प्यार देखा नहीं गया। तुमने आयुष को भव्या के खिलाफ भड़काया। आयुष ने भव्या से ब्रेकअप कर लिया और उसकी वजह से भव्या का दिल टूट गया। तो भला तुम और तुम्हारा दिल मैं ऐसे कैसे छोड़ देती? इसे भी शिद्दत से तोड़ना तो बनता था, है ना? बस इसलिए मैंने निष्कर्ष को तुम्हारे पास भेजा। तो उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत प्यार करती हो ना तुम निष्कर्ष से, लेकिन निष्कर्ष तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता। उसे तुम्हारे अंदर रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम ऐसी लड़की ही नहीं हो जो उसे पसंद हो। वो तो मैंने ये सब प्लान किया और निष्कर्ष ने मेरा साथ दिया, वरना तुम तो उसके आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं हो। ये बोलते हुए उसने निष्कर्ष के सीने पर अपना हाथ रख लिया। रूहानी अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस निष्कर्ष को देख रही थी। वो पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। जब जब निष्कर्ष उसके करीब आया, उन दोनों के बीच वो सब हुआ जहाँ पर निष्कर्ष ने उससे हजारों वादे किए। वो प्यार भरे लम्हे जो रूहानी ने सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष के साथ बिताए थे। रूहानी निष्कर्ष के बिल्कुल करीब हुई तो दिव्या चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो निष्कर्ष से, उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैंने कहा ना, उसे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात भी नहीं है इस क्लब में खड़े होने की। पंडित जी जो कब से ये सारा तमाशा देख रहे थे, वो रूहानी के पास आए और बोले, चलो रूहानी बेटा यहाँ से, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं हम, लेकिन ऐसे लोगों के मुँह लगना ही भी हमें अच्छा नहीं लगता, जिनका दीन ईमान ही नहीं, उनसे क्या ही बात की जाए। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया पंडित जी मुझे यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन मुझे निष्कर्ष से एक सवाल पूछना है। बस उसकी इजाज़त दे दीजिए, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। ये बोलते हुए वो ना जाने कैसे ही खुद को संभाल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन उसने उन्हें भी अंदर ही रोका हुआ था। निष्कर्ष अपनी डेविल नज़र से उसे देख रहा था। रूहानी उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, प्यार बहुत बड़ा शब्द है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके अलावा हम किसी की नज़रें भी खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो मान लिया आप लोगों को मेरा तमाशा बनाना था, आप लोगों ने बना लिया, लेकिन बस एक बात का जवाब दे दीजिए निष्कर्ष कि अगर आप दिव्या से इतना प्यार करते हैं तो आप मेरे करीब कैसे आ गए? आपको तो दिव्या के अलावा किसी और का छूना भी अजीब लगना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरे साथ वो सब। उसकी बात पर निष्कर्ष कोई जवाब देता उससे पहले ही दिव्या बोली, क्योंकि वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। भव्या और आयुष के बीच वो सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी भव्या का दिल बुरी तरह से टूटा। अब तुम्हारे और निष्कर्ष के बीच तो वो सब था। अब तुम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। और रही बात निष्कर्ष की, तो ये सब मेरी इजाज़त से हुआ है, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उसकी बात सुनकर रूहानी कुछ पल के लिए उन दोनों की तरफ देखती रह गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पता था कि आजकल का प्यार इतना खोखला हो गया है। खैर मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बोल नहीं पा रही हूँ। बस इतनी दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये बोलकर रूहानी पीछे की तरफ हटी और फिर तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। दिव्या और निष्कर्ष उसे जाते देख तिरछा मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी उन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोले, तुम जैसे इंसानों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। खुद को इंसान कहते हो ना तुम, लेकिन तुम लोगों की फितरत जानवर से भी घटिया है। शर्म करो थोड़ी सी। ये बोलकर पंडित जी भी तुरंत वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद दिव्या और निष्कर्ष जोरों से हंसने लगे। जब रूहानी को निष्कर्ष की सच्चाई पता चल गई थी और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो आखिर रूहानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि रूहानी ऐसी हो गई? जानिए अगले एपिसोड में। उसके बाद देखिए एहसास का निश्चल प्यार जो रूहानी को अतीत की यादों से निकालने के लिए क्या क्या करता है, और निष्कर्ष के साथ भी। आगे के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाले हैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।